पिछले कुछ 10-15 सालों में स्किन की डिसीज में फंगल इन्फेक्शन यानी दाद के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये दाद की बीमारी पहले एक विशेष मौसम यानी कि गर्मी और बरसात में ही सबसे ज्यादा देखने को मिलती थी, लेकिन आज के समय में ये पूरे साल भर लोगों को होती है। और सबसे बड़ी आश्चर्यचकित कर देने वाली बात यह है कि इसके मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ-साथ इसके इलाज के लिए जो उपयोग की जाने वाली एंटी फंगल मेडिसिन है, वो भी बेअसर हो रही है। तो क्या है इसके पीछे का कारण? ये बीमारी क्या होती है? इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं? इसे कैसे बचा जा सकता है? और इलाज के दौरान कौन-कौन सी मेडिसिन दी जाती है? ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। मैं हूँ शेष मणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पैरामिड टॉपिक पे। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दाद, जिसे रिंग वर्म, जॉक ईच या एथलीट फुट्स भी कहते हैं, यह एक प्रकार के फंगल इन्फेक्शन है जो कि एक विशेष फंगस के कारण ये फैलता है। यह त्वचा की बीमारी है, त्वचा की ऊपरी परत में ही ये बीमारी फैलती है। और ये बीमारी जब होती है तो इन्फेक्शन के दौरान ये एक प्रकार का निशान छोड़ती है जो कि गोल शेप या राउंड शेप में रहती है। इस कारण से इसे रिंग वर्म कहा जाता है। क्योंकि इसका बॉर्डर भी वर्म के समान दिखता है, इस कारण से इसे रिंग वर्म इन्फेस्टेशन भी कहते हैं। बैक्टीरिया और वायरस की तरह ये फंगस भी बाहरी वातावरण से हमारी स्किन के कांटेक्ट में आ जाता है, और जो हमारी स्किन होती है ये उसकी बाहरी लेयर में इन्फेक्शन करती है। हमारी स्किन में बहुत सारी चीजें उसके लिए न्यूट्रिशन का काम करती हैं, जैसे कि नमी, गीलापन, पसीना, उसके साथ में हमारी सेबेशियस ग्लैंड से भी कई बार ऑयल जैसा निकलता है। इसके अलावा लिपिड, प्रोटीन, ये सारी चीजें जो फंगस के लिए होती हैं वो एक तरह से पोषण का काम करती हैं, जिसमें फंगस जो है तो अपनी ग्रोथ करता है और ये धीरे धीरे बीमारी को फैलाता है। इस बीमारी से संबंधित लोगों के मन में कई बार एक भय बैठा दिया जाता है कि हो सकता है कि आपके खून में खराबी होने की वजह से आपको बीमारी हो रही हो, जो किसी अप्रशिक्षित व्यक्ति से या मेडिकल में जो फार्मासिस्ट नहीं है उसके कारण, या फिर झोला छाप डॉक्टर की देख रेख में अगर कोई इलाज करवा रहा है, तो उस कंडीशन में पूरी जानकारी ना होने की वजह से वो लोग कई बार मरीज को जो है तो मिसगाइड करते हैं कि आपको ब्लड टेस्ट कराना चाहिए और आपके खून में खराबी हो सकती है। तो यहाँ पर ये जान लेना बहुत ही आवश्यक है कि फंगल इन्फेक्शन में किसी भी प्रकार के ब्लड टेस्ट की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये इन्फेक्शन हमारी स्किन की लेयर तक ही रहता है, यानी कि ये ब्लड तक इन्फेक्शन नहीं पहुंचता है। इसलिए इसमें किसी भी प्रकार के ब्लड टेस्ट की कराने की कोई जरूरत नहीं होती है। अगर आप ऐसा कराते हैं तो आप अपना समय और पैसा ही बर्बाद कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि ये बीमारी फैलती कैसे है। तो इसके फैलने की बहुत सारी सिचुएशन ऐसी फेस करता है हर आदमी, जिसके कारण ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। जैसे कि आप भीड़ भाड़ वाली जगह में जा रहे हैं, जहां पर आप किसी को जानते नहीं हैं। हो सकता है उसके पसीने के साथ में, उसके स्किन के कांटेक्ट से आपके अंदर ये फंगस आ सकता है। दूसरा, हो सकता है आपके पड़ोसी में या आपके दोस्त से के साथ संपर्क में आने पर अगर उनको पहले से ये इन्फेक्शन है तो हो सकता है। या हो सकता है आपके परिवार में ही किसी को हो और वो धीरे धीरे आपके दूसरे परिजनों तक ये पहुंच रहा हो। कई लोग घरों में पालतू जानवर जैसे डॉग्स, कैट्स ये पाल के रखते हैं, और उन लोगों में भी उन जानवरों में भी अगर कई बार रैशेस होते हैं या उनके बाल उड़े हुए दिख रहे हैं, तो उस टाइप के इन्फेक्शन में उनके कांटेक्ट में आने पर भी ये इन्फेक्शन फैल सकता है। ऐसी जगह जहां पर नमी ज्यादा हो और वहां पर आप नंगे पैर चल रहे हैं, तो या फिर वो जगह बहुत ज्यादा हाइजीनिक नहीं हो, वहां पर मतलब साफ सफाई ज्यादा नहीं हो, गंदगी हो, और वहां पर आप अगर काफी देर तक पैदल चल रहे हैं, तो हो सकता है कि ये फंगस आपके स्किन के कांटेक्ट में पैरों के माध्यम से आ सकता है शरीर में, और ये आपको इन्फेक्ट कर सकता है। इसके अलावा वो लोग जो अक्सर ट्रेवलिंग करते हैं, चाहे वो मार्केटिंग जॉब से रिलेटेड हो या फिर किसी अन्य कारण से अगर कहीं जाना पड़ रहा है, और उनको रुकने के लिए अगर जो भी फैसिलिटी है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, यानी कि अगर किसी होटल लॉज में रुक रहे हैं, तो वहां पर हाइजीनिक कंडीशन नहीं अच्छी, हो सकता है कि वहां पर बेडिंग शीट वगैरह या फिर वहां की यूज की हुई टॉवेल इन्फेक्टेड हो, तो ऐसी स्थिति में भी ये फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। ये जो फंगस होता है इसको पसंद होता है नमी, गीलापन और पसीना, इसलिए ये ज्यादातर उस मौसम में होता है जब ज्यादातर मॉइस्चर होता है, यानी कि बरसात और गर्मी के मौसम में। और इसी कारण से यह उन जगहों पर भी होता है इन्फेक्शन जहां पर ज्यादा पसीना आता है, जैसे जेनाइटल एरिया हो गई, अंडर आर्म्स का एरिया हो गया, इसके अलावा हमारे घुटने के पीछे का एरिया हो गया, गर्दन में हो गया, और फीमेल्स में भी ब्रेस्ट के पास में हो सकता है, और बेल्ट वाली जगह में हो सकता है, वेजाइनल एरिया में हो सकता है।
तो ये उन सारी जगहों पर होता है जहाँ पर आपका पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है। इसका एक और सबसे बड़ा कारण होता है, कुछ लोग जल्दबाजी में नहा लेते हैं और टॉवल से पूरा क्लीन नहीं करते हैं, साफ पोंछते नहीं हैं और जल्दबाजी में वो गीले-गीले ही अगर कपड़े पहन के चल देते हैं, तो वो नमी कपड़ों तक आ सकती है और काफ़ी लंबे समय तक बनी रह सकती है। तो ये नमी भी अगर इन्फेक्शन है, तो वो उसको फैला सकती है। तो ये भी एक कारण होता है। इसलिए इसमें ज़रूरी होता है कि आप अच्छी तरह से हाइजीन मेंटेन करके रखें, अपने बदन को पूरी तरह से साफ रखें, सूखा रखें। तभी ये इससे बचाव किया जा सकता है। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि आप बाहर हैं और बारिश में भीग गए हैं और किसी कारण से आप अपने कपड़े चेंज नहीं कर पाते हैं और काफ़ी देर तक वो नमी बनी रहती है। उस कारण से भी ये तो खुजली पैदा कर सकता है। हालाँकि ऐसी स्थिति में कई बार खुजली नॉर्मली भी होती है, लेकिन जो ये फंगल इन्फेक्शन की खुजली होती है, वो बहुत तेज़ी से होती है और ये खुजली करने के बाद लाल निशान छोड़ देती है रैशेज़ की तरह और ये कई बार दाने भी आ जाते हैं राउंड शेप में। तो ये इसके कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। फंगल इन्फेक्शन के चलते एक बात का ध्यान रखना और बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आपको ये इन्फेक्शन है तो आप साबुन का यूज़ करते हैं तो ये साबुन भी पूरे शरीर में तेज़ी से फैलाने के लिए ज़िम्मेदार होता है, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन वाले एरिया से आपने साबुन लगाया तो वो साबुन के ज़रिए भी आपके पूरे शरीर में ये इन्फेक्शन फैल सकता है। समय के साथ इस इन्फेक्शन में काफ़ी बदलाव आया है। पहले ये दानेदार या छोटे राउंड शेप में ये इन्फेक्शन होता था दाद, लेकिन आज के समय में ये किसी भी शेप में हो सकता है और ये काफ़ी बड़े साइज़ में भी फैलता है धीरे-धीरे करके। कई पहले जो ये इन्फेक्शन होता था काफ़ी छोटे साइज़ में भी होता था और ये सेल्फ लिमिटिंग भी होता था, कई बार अपने आप ठीक भी हो जाता था, लेकिन आजकल इसमें काफ़ी रेजिस्टेंस डेवलप होता जा रहा है। ये फंगल इन्फेक्शन स्किन को छोड़कर आपके मतलब सर के बालों के अंदर भी हो सकता है, वहाँ की स्किन में भी हो सकता है, नाखूनों में भी हो सकता है, जिसे टीनिया कैपिटिस भी कहते हैं। ये सर के बालों वाला जो इन्फेक्शन होता है, वो ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता है और ये नाखून में जब इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये नाखून के कलर को पीला कर देता है और साथ ही ये नाखून की जो प्लेट होती है, नेल प्लेट, उसको ये फ्रेजाइल कर देता है, उसको थोड़ा मोटा कर देता है, जो आसानी से टूट भी सकता है। तो ये नाखून में इन्फेक्शन फैलने के दौरान इसके ऐसे सिम्पटम्स दिखते हैं। अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। इसके डायग्नोसिस क्लिनिकली होता है, यानी कि डॉक्टर आपके जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वो आपको देखकर ही बता सकते हैं कि ये रिंगवॉर्म इन्फेक्शन है, यानी कि दाद है और 90% केसेस में ये डॉक्टर्स देखकर ही बताते हैं। 10% केसेस में अगर आपके डर्मेटोलॉजिस्ट को कुछ कन्फ्यूजन सा लग रहा है, अगर उनको लगता है कि ये स्किन की डिसीज की कोई और भी सिम्टम्स भी उनको नजर आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो उस चीज को क्लियर करने के लिए एक स्किन स्क्रैपिंग का टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें कि इन्फेक्टेड एरिया की स्किन को लेकर उसको KOH सॉल्यूशन में इसको प्लेस करके फिर माइक्रोस्कोपी से ऑब्जर्व करते हैं, तब वो क्लियर कट फंगस दिखता है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि इसके लिए स्पेशली किसी तरह की ब्लड टेस्ट की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को बहुत ही रिकरेंट और बहुत ही सीवियर फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसके कारण का पता लगाने के लिए उससे एसोसिएटेड दूसरी डिसीज तो नहीं है, ये पता करने के लिए कई बार ब्लड टेस्ट कराने की आवश्यकता पड़ती है। तो जो ब्लड टेस्ट किए जाते हैं उनमें हो सकता है कि उस व्यक्ति को शुगर हो, डायबिटिक हो, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी कुछ बीमारियां थायराइड की हो सकती हैं या ऐसी और कोई दूसरी बीमारी जो इम्यूनो सप्रेसिव कंडीशन क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति की इम्यूनिटी डाउन पड़ रही है और ये इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैल रहा हो। तो ये कुछ ब्लड टेस्ट इसमें ऐसी स्थिति में कराए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के पहले डर्मेटोलॉजिस्ट तो बहुत सारी चीजों को देखते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसे अफेक्ट करती हैं, जैसे कि बॉडी एरिया, टाइप ऑफ लेजन, एज, वेट, सेक्स, यानी फीमेल अगर है तो प्रेग्नेंट तो नहीं है, रिस्पॉन्स टू अदर एंटी फंगल ट्रीटमेंट, पहले अगर किसी ने ट्रीटमेंट करवाया है तो उसका रिस्पॉन्स कैसा था। इसके अलावा उससे जुड़ी दूसरी बीमारियां साथ में तो नहीं है, जो हार्ट, लीवर, किडनी या प्रेगनेंसी हो या फिर शुगर का मरीज है। अगर ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें अफेक्ट करती हैं ट्रीटमेंट को, तो जो भी आपका डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं, वो सबसे पहले ये सारी चीजों के पैरामीटर्स को चेक करते हैं, उसके इवेल्युएशन करते हैं, उसके बाद ही आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि फंगल ट्रीटमेंट अपना खुद का नहीं करना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन इज वेरी डेंजरस, क्योंकि अगर आपने सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं लिया तो कुछ समय बाद ये रेजिस्टेंस डेवलप कर सकता है और जिसको ठीक करने के लिए बाद में आपको काफी समय और पैसा बर्बाद हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए जो मेडिकेशन दी जाती है, उनमें जो मुख्य रूप से दिया जाता है वो है एंटी फंगल क्रीम्स, फिर एंटी फंगल ओरल मेडिसिन, इसके बाद एंटी ईचिंग एजेंट्स होते हैं जो एंटी खुजली को कम करने वाली दवा होती हैं, कुछ लोशन होते हैं,
सोप्स होते हैं और कई बार बहुत ज़्यादा अगर सीवियरिटी है तो एंटी फंगल पाउडर भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। एंटी फंगल क्रीम्स में जो ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं उनमें है क्लोट्रीमाजोल, कीटोकोनाजोल, मिकोनाजोल, लूलिकोनाजोल, एबरकोनाजोल, फिर है एमोरोल्फिन और साइक्लोपिरोक्स और टर्बिनाफिन। ये जो है एंटी फंगल कैटेगरी की क्रीम्स आती हैं इनमें और ये ज़्यादातर अप्लाई करने के लिए दिया जाता है। ये क्रीम्स को आप बगैर डॉक्टर के दिखाए भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन क्रिटिकल हो रही है तब आप डॉक्टर से जाके कंसल्ट कर सकते हैं, तो इसमें किसी प्रकार का साइड इफेक्ट्स नहीं होता है। ओरल मेडिसिन आप स्टार्ट ना करें, अगर उसकी ज़रूरत पड़ती है तब वो प्रॉपर डॉक्टर के गाइडेंस से ही स्टार्ट करना चाहिए। पुराने समय से लेके अब तक के करंट सिचुएशन तक में जो ओरल एंटी फंगल मेडिसिन यूज़ की जा रही है, उनमें है ग्रीसियोफल्विन, फ्लूकोनाज़ोल, टर्बिनाफिन और इट्राकोनाज़ोल। लेकिन ये चारों एंटी फंगल जो मेडिसिन होती हैं, इनका सही चुनाव करना, सही डोज़ देना और कितने समय तक इनको लेना चाहिए, इनका डिसीजन आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ये ओरल एंटी फंगल मेडिसिन को स्टार्ट करने के पहले डॉक्टर की सलाह बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि अगर इट्राकोनाज़ोल आपने लेना स्टार्ट कर दिया और सही समय पर और लंबे समय तक या बीच-बीच में गैप करके आपने मेडिसिन लिया, तो सही तरीके से सही दवा ना लेने की वजह से आपको हो सकता है इसके रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए और इट्राकोनाज़ोल अभी की लेटेस्ट मेडिसिन है। इसके बाद डॉक्टर्स को बड़ी मुश्किल होती है इसको कंट्रोल करने में। हो सकता है कि आपको बहुत लंबे समय तक आपको ये फिर ट्रीटमेंट कराना पड़े, जिसमें आपका बहुत सारा पैसा भी बर्बाद हो सकता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि कभी भी अगर एंटी फंगल ओरल मेडिसिन स्टार्ट करनी है तो अपने डॉक्टर से ही कंसल्ट करके स्टार्ट करें। तो इस वीडियो में इतना ही। हम इसके नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि कॉमन मिस्टेक बाय कॉमन मैन, मतलब आम आदमी दाद की बीमारी को ठीक करने के लिए क्या-क्या गलतियां करते हैं, कौन सी क्रीम यूज करते हैं, उन्हें कौन सी क्रीम नहीं यूज करना चाहिए, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।